हम हमेशा जो भी एरिया निकालेंगे यानी कि नीचे वाला एरिया जो भी आएगा वो हम हमेशा एब्सोल्यूट में यानी कि निरपेक्ष मान लिखेंगे। अगर मैं इंटीग्रेशन को 1 साल 2 साल पढ़ाना छोड़ दूं तो मुझे भी फॉर्मूले भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक सिंपल सी बात है कि भैया फॉर्मूले वगैरह ये सबको भूलते हैं, आप कोई नए नहीं हो, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे वाई के पदों में, ठीक है, सॉल्व करेंगे वाई के पदों में, लेकिन आपको बेसिक ग्राफ का आइडिया भी होना जरूरी है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं आपका मैथ गुरु मैथ मेंटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय पंकज सर इस शानदार से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको क्लास 9th से लेकर के 12th तक की सभी विषयों की कक्षाएं चल रही हैं, वो भी प्योर हिंदी माध्यम में। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा है। तो बस आप लोग में से जो भी लोग पहली बार क्लास में आए हैं तो आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। आपको यहाँ पर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स को वन शॉट में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इंग्लिश की, और अगर आप 9th और 10th क्लास में है तो आपको सामाजिक विज्ञान के, इन सभी के लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजों से आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। देखो, संसाधन देना हमारा काम है, अब उन संसाधनों को आप प्रयोग कैसे करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी अंदर से शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा अपने लक्ष्य को लेकर के एकाग्र हैं। तो बस इसी चीज को हम देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बाकी किसी भी तरीके की आपको हमसे सहायता की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता हो कि किस और तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई और भी बेहतर हो सके, तो जरूर से हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं सभी बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होगी कि मैं जान पाऊँ कि भाई बच्चों को इन क्लासेस से क्या मदद मिल रही है और इसके अलावा वो और क्या चीजें हो जिनके साथ वो और बेहतर परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को, पहले मैं चैप्टर के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। चैप्टर का नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें हमने समाकलन और समाकलन से संबंधित वहां पर बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इन दोनों चीजों को स्टडी किया। बहुत अलग अलग मेथड हमने देखे जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन, समाकलन के 3 मेथड हमने देखे। उसके बाद निश्चित समाकलन के गुणधर्मों को पढ़ा। उन गुणधर्मों पर आधारित जो भी प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने खुद क्लास में आपको करवा दिए हैं। तो अगर आप उस वीडियो अकेले को देख लेते हो तो आपके पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जिसका नाम है एप्लीकेशंस, है ना, समाकलन के एप्लीकेशंस, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, समाकलन का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है कि हम किसी वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो जो महान एक मैथमेटिशियन थे रीमान, उन्होंने इसके बारे में अच्छे से व्याख्या करी। अगर आप आगे पर क्लास 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं, बीएससी ऑनर्स करते हैं मैथमेटिक्स में, या इन फ्यूचर आप बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, तो वहां पर आपको रीमान इंटीग्रल प्रॉपर ग्रेजुएशन में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक है, जहां पर आपको इंटीग्रेशन के बारे में, फिर एप्लीकेशंस के बारे में ये डिटेल में पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से हम इसका प्रयोग एरियाज निकालने में करते हैं। लेकिन उसके कुछ एप्लीकेशंस यानी कि कुछ बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड चीजें हम यहां पर क्लास 12 में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इससे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बोर्ड्स के पेपर में बात करूं, लगातार मैंने पिछले 5 सालों के पेपरों को ऑब्जर्व किया, उनके क्वेश्चंस को क्लास में भी लेकर के आया हूं। तो उससे हमने देखा है कि हर बार कम से कम यहां से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या है कि सीधे सीधे 5 नंबर का डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, एक क्वेश्चन सीधे 5 नंबर का पूछ लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन स्प्लिट हो जाता है 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी, ठीक है, कि एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से भी स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको कम से कम मैं बोल सकता हूं कि इस चैप्टर से आपको 5 से 6 अंक निश्चित रूप से क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, छोटा चैप्टर है। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो चैप्टर आपका पूरी तरह फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कुछ विशेष प्रकार के जो वक्र हैं उनसे घिरा क्षेत्रफल, यानी कि वक्र तथा अक्षों के मध्य, वक्र तथा अक्षों
अक्ष मतलब कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, ठीक है। वक्र तथा अक्षों के मध्य घिरा मध्य घिरा क्षेत्रफल निकालने में, वक्र तथा अक्षों के मध्य घिरा क्षेत्रफल निकालना एक सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है, ठीक है। इसी प्रकार किसी रेखा तथा वक्र, कोई रेखा है आपके पास तथा कोई वक्र है, रेखा तथा वक्र के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसको निकालने में। तो इस दो प्रकार के यहां पर है। इसके अलावा दो अलग अलग वक्रों के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल है ना, वो टॉपिक डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेन ये दो कॉन्सेप्ट है, एक तो वक्र है और अक्ष है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इनके मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल। उदाहरण के तौर पर भी समझ लेते हैं कि मान लो ये आपके पास में एक अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष यानी कि निर्देशांक तल है, ठीक है। हम सभी को पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी कि जो वक्र होता है, जो हमने परवलय का एक पढ़ा था, परवलय का समीकरण, परवलय इस समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि है वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार का आलेख हमको प्राप्त होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वाई स्क्वायर बराबर 4x और यहां पर ये कोई लाइन आपके पास x बराबर मान लो 2 है, ये कोई लाइन आपके पास x बराबर 2 है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर 2, इनके मध्य क्षेत्रफल अगर हमें बताना है तो ये पूरा क्षेत्रफल आता है। और इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये हम चीजें यहां पर समाकलन की मदद से, इंटीग्रेशन की हेल्प से करने वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें, जैसे कि आपने पढ़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। वास्तव में वो जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला अनुप्रयोगों से ही निकल करके आया, यानी कि जो समाकलन के अनुप्रयोग है उन्हीं से निकल करके आया है। इसके अलावा हम दीर्घ वृत्त का भी क्षेत्रफल यहां पर निकाल सकते हैं, उसके लिए भी समाकलन का प्रयोग करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 से 3 सालों में बहुत बार पूछे भी गए, ठीक है। अब जरा फटाफट से कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये मैं बोलना चाहूंगा कि भाई इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो सभी को याद होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और जनरल फॉर्मूले हैं जो बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम एप्लीकेशंस भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूले सबको याद होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपके ये कुछ फॉर्मूले जो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। जो ये फॉर्मूले आप देख पा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इन महत्वपूर्णों का भी महत्वपूर्ण जो है वो हमारे ये 3 फॉर्मूले, 3 क्या, मैं ये 2 फॉर्मूले बोलूंगा, ठीक है। 25 नंबर और 26 नंबर, ठीक है। 25 नंबर जहां पर वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आपके पास 1/2 रूट के अंदर x इंटू में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। जब हम दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे या जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बिना इस सूत्र के हम आपका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मेजरली यूज होता है जब मुझे वृत्त का या दीर्घ वृत्त का, है ना, दीर्घ वृत्त जो होता है उसका समाकलन करके एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ सवालों में ये फॉर्मूला भी आपका यूज में आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2। जब यहाँ पर प्लस है तो इधर भी आपका प्लस रहेगा, जब यहाँ पर माइनस है तो इधर भी आपका माइनस रहेगा, ठीक है। तो 1/2 एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस माइनस है, प्लस यहाँ तो प्लस वहां, माइनस यहाँ तो माइनस वहां, ठीक है। और प्लस माइनस यहाँ पर देखो, तो पूरे इसमें अगर आप देखोगे तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर साइन कौन सा है, तो इधर पे साइन हमारा उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। ये वाला साइन यार देखो सेम रहता है, ये वाला नहीं बदल रहा है, बाकी सारे साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं एक बार फटाफट से, जैसे लिखा है कि साधारण वक्रों के अंतर्गत अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहां पर एक y बराबर एफ एक्स एक वक्र है, ठीक है, सिंपल कर्व है, एक साधारण वक्र है, और हमारे पास ये एक एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। अब हमें इस वक्र और इस एक्स अक्ष के मध्य क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उस पर भी कंडीशन है कि हमें ये एक लाइन x बराबर a है, ठीक है। अगर आप उसको देख पा रहे हैं
तो ये एक लाइन है जो कि हमारे पास x बराबर a लाइन है, ठीक है, ये जो है हमारे पास x बराबर a है। दूसरा हमारे पास ये जो लाइन है ये आपके पास x बराबर हमारे पास b है, ठीक है। तो x बराबर a और x बराबर b, ये वक्र और नीचे इसके मध्य का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल में, चूंकि हमें पता है कि dx निरूपित करता क्या है, dx क्या निरूपित करता है, dx निरूपित करता है एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस को, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये डिस्टेंस पूरी आपके पास x बराबर a से b तक, ये डिस्टेंस b माइनस a है, ठीक है, यहां से यहां तक b और यहां से यहां तक a। तो ये जो डिस्टेंस पूरी आपको दिख रही है ये b माइनस a है। तो dx बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है, यहां पर dx से निरूपित कर रहा है एक बहुत ही न्यूनतम सी डिस्टेंस को, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस को, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास ऊंचाई है, ठीक है, ये जो ऊंचाई है ये हाइट हमेशा y को निरूपित करता है, y यानी कि जो फंक्शन हमारे पास में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि y इंटू dx, y इंटू dx क्या है, एक इतनी छोटी सी पतली सी जो ये बोल सकते हैं कि लंबवत पट्टी जो आपको दिख रही है ना, एक स्ट्रिप इसको हम बोलते हैं, जो कि एक लंबवत और रेक्टेंगुलर, लगभग लगभग ये आपके पास में एक रेक्टेंगल के जैसा है ना। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये dx इसकी छोटी सी चौड़ाई है और y इसकी ये लंबाई है, तो y dx ये क्षेत्रफल को निरूपित कर रहा है। लेकिन ये पट्टी कहां से कहां तक चल रही है, x बराबर a से x बराबर b तक, यानी कि हमें a से लेकर के b तक निकालना है। तो अगर मैं इस पट्टी को a से लेकर के b तक ऐसे मूव करूं तो ये पूरा एरिया हमको निकल करके आएगा। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं a टू b, यानी कि ये जो आपके पास बाउंड्रीज है a और b, a टू b ये हमारे पास ऊंचाई हो गई, ठीक है, और ये हमारे पास चौड़ाई dx हो गई। तो a टू b y इंटू dx ये हमारे पास एरिया डिनोट करता है एक साधारण वक्र और x अक्ष के घिरे क्षेत्रफल को, साधारण वक्र और x अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्रफल को निरूपित करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, a टू b y इंटू dx एक साधारण वक्र और x अक्ष के घिरे क्षेत्र को निरूपित करता है। क्लियर है, चलिए हाँ जी। अब इसी को हम थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। मान लो अब यहां पर कुछ इस प्रकार से है कि वक्र y बराबर fx ना होकर के x बराबर gy के टर्म्स में, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से वक्र हमारे पास कुछ ऐसे दिया गया, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास वक्र है, ठीक है। और अब हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है जो कि y बराबर c और y बराबर d, यानी कि ये जो दो बोल सकते हैं कि क्षैतिज रेखाएं हैं जो कि x अक्ष के समांतर है, दो क्षैतिज रेखाएं जो x अक्ष के समांतर है, इनके बीच में y अक्ष के बीच में और x बराबर gy वक्र के मध्य घिरा हुआ अगर हमें क्षेत्रफल बताना है, तो अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर यही जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन रही है, यहां पर ये दूरी हमारे पास में dy हो गई, ये दूरी हमारे पास न्यूनतम दूरी चूंकि y अक्ष में ले रहे हैं तो dy हो गई। और ये जो हमारे पास चौड़ाई है बेसिकली हमारे पास जो मतलब हॉरिजॉन्टल जब हम दूरी तय करते हैं तो x अक्ष होता है, जब हम ऊर्ध्वाधर दूरी तय करते हैं तो वहां पर y अक्ष होता है। तो ये आपके पास dy ये चौड़ाई हो गई और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली क्षैतिज जो दूरी है ये x हो गया। तो यहां पर हमारे पास एरिया जो हो जाएगा वो आपके पास देखो c से लेकर के d तक, c से लेकर के d तक x इंटू में dy, x इंटू में dy ये एरिया निरूपित करेगा जो कि x बराबर gy, y अक्ष तथा y बराबर c तथा y बराबर d के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ये तो बात हुई सिंपल और साधारण, मैं बोल सकता हूं कि साधारण वक्र तथा x अक्ष या y अक्ष के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने की, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे साधारण वक्र दिया है और x अक्ष दिया है और इनके बीच का क्षेत्रफल बोल रहा है तो हम क्या करेंगे बेटा, y dx इंटू में एरिया, ठीक है, y dx बराबर में एरिया निकल करके आएगा। और अगर हमारे पास वक्र जो दिया है वो x बराबर gy के टर्म्स में दिया है, यानी ये फंक्शन मेरा x बराबर gy के टर्म्स में दिया और हमें y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताना है, तो हम यहां पर जो
सीमा लेंगे वो हमारे पास वाई अक्ष की सीमाएं लेंगे जो कि सी से लेकर के डी तक जाएंगी और हमारे पास x इंटू में डी वाई के बराबर होगा। ये हमारे पास एरिया होगा साधारण वक्र का। तो दो प्रकार से एरिया हम यहां पर निकालेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है यहां पर वो ये है कि भाई अब ये हिस्सा जो भी हमारा वक्र है ये जरूरी नहीं है कि एक्स अक्ष के ऊपर ही हो, ये एक्स अक्ष के नीचे भी हो सकता है। उसी प्रकार जरूरी नहीं है कि कोई भी एरिया हमारे पास दाहिने तरफ ही हो ना, वो बाएं तरफ भी हो सकता है। तो वास्तव में अगर हम नीचे इस वाले भाग का एरिया निकालेंगे तो ये एरिया निश्चित रूप से हमें निगेटिव आएगा। ये वाला एरिया जब हम निकालेंगे तो ये एरिया निश्चित रूप से हमको निगेटिव आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब मैं यहां पर इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करूंगा तो जो नीचे वाला एरिया है, ये जो एरिया आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमको निगेटिव आएगा। ठीक है, ये एरिया निश्चित रूप से हमको निगेटिव आएगा और ये वाला एरिया जो हमारे पास में है, ये वाला एरिया हमको आपका पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? ये वाला एरिया हमको पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझे इन दोनों का एरिया निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं नेगेटिव लिखूंगा और इसको पॉजिटिव लिखूंगा तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारा एरिया कम हो जाएगा ना। अब मान लो इस वाले भाग का एरिया आता है -10। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल की बात करो कि इस वाले भाग का एरिया -10 आता है, इसका एरिया आता है +5। तो आप क्या बोलोगे, एरिया -5 होगा? जी नहीं। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी ऐसे भाग का एरिया निकालते हैं जो या तो एक्स अक्ष के बिलो है, एक्स अक्ष के नीचे है, या तो वाई अक्ष के बाएं तरफ है, क्योंकि बाएं तरफ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ का भाग भी हो सकता है। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हम हमेशा जो भी एरिया निकालेंगे यानी कि नीचे वाला एरिया जो भी आएगा वो हम हमेशा एब्सोल्यूट में यानी कि निरपेक्ष मान लिखेंगे। अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो उसका हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस से हमें क्या हो जाएगा, वही क्वांटिटी हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एरिया निकालेंगे हमेशा निरपेक्ष मान ही लिखेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। कभी भी आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा हो तो नेगेटिव में मत लिखना, आप उसके एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि निरपेक्ष मान को उत्तर में लिखिएगा। ठीक है, तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है, अदरवाइज फिर आप कैंसिल कर बैठोगे इसको, इसके एरिया को, और कैंसिल कर दिया तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जीरो हो गया काम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं, ये जैसे कि मैंने बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, इनको एक बार रिकॉल करके रखोगे, दिमाग में रखोगे, बार बार जब भूलो तो वापस से आओ, देखो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं 12वीं की परीक्षा दे रहा था तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैं भी बहुत बार भूलता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार फॉर्मूले याद कर लिए तो हमेशा याद हो गए। कई बार होता है कि मुझे, अगर मैं इंटीग्रेशन को 1 साल 2 साल पढ़ाना छोड़ दूं तो मुझे भी फॉर्मूले भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक सिंपल सी बात है कि भैया फॉर्मूले वगैरह ये सबको भूलते हैं, आप कोई नए नहीं हो, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आप रिवाइज करते रहोगे, लेकिन हमारे माइंड की इतनी कैपेबिलिटी है कि भैया अगर हमारा परसों पेपर है, 2 दिन बाद पेपर है, तो अगर मैं आज उसको रिवाइज कर लेता हूं तो 2 दिन तक 3 दिन तक एटलीस्ट याद रहना चाहिए। इतना अच्छे से पहली बार में ही याद करूं कि एक बार रिवाइज करने के बाद 2 से 3 दिन तक तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि पेपर पर अच्छे से आप दे लो। ठीक है, यही चीज देखो है करनी पड़ती है। ठीक है, यही एक तरीका है। इसीलिए कहते हैं कि टाइमली चीजों को रिवाइज करने से हमें ज्यादा लंबे समय तक चीजों को रिटेंशन बढ़ जाती है, ज्यादा लंबे समय तक चीजों को याद रख पाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले वगैरह अच्छे से दिमाग में रख करके बैठना है। चलो, अब पहला ही सवाल जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन मैंने देखा कि 2024 में भी आया था। ठीक है, अगर आप पिछले साल का ही, पिछले साल मतलब कि 2024 ही भी चल रहा है। ठीक है, तो 2024 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें अगर आप जाकर के चेक करोगे तो ये क्वेश्चन या इसी से बिल्कुल डिजिट्स को अगर आप बस चेंज कर दी, यहाँ पर शायद 25 था, यहाँ पे 16 था, बेसिक डिजिट्स को भी चेंज कर दोगे तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर बोला है कि दीर्घ वृत्त, ठीक है, दीर्घ वृत्त x² + प्लस में y² 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए। मैं आपको दोनों ट्रिक समझाता हूं कि अगर यही क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल जाए, ठीक है, एमसीक्यू, तो बहुविकल्पी में क्या करोगे, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको इन जनरल एक फॉर्मूला देता हूं ताकि आप डायरेक्ट देखते ही एरिया बता पाओगे इस प्रकार के दीर्घवृत्त का। वो क्या है फॉर्मूला कि भाई
दीर्घ वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में एक। सबको याद आया क्लास 11th में जब हम शंकु परिक्षेत्र पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन, वहां पर ये सारी चीज हमने डिस्कस करी थी कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारा दीर्घ वृत्त है। अगर मुझे इस दीर्घ वृत्त का एरिया निकालना है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल बताना है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब करना जब आप बहुविकल्पी में ये प्रश्न आए। ठीक है, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय या 2 मार्क्स 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको डिटेल में पूरा इंटीग्रेशन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम पाई ए बी के बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं? पाई ए बी। जैसे कि अगर आपको याद होगा दीर्घ वृत्त और वृत्त में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि भाई जो वृत्त है ना, उसकी त्रिज्या हर जगह एक समान है। ठीक है, चाहे आप कहीं भी त्रिज्या को देखोगे दीर्घ वृत्त की वृत्त की त्रिज्या को देखोगे, हमेशा केंद्र से दूरी हमेशा एक समान है। ठीक है, लेकिन दीर्घ वृत्त में ऐसा नहीं होता। दीर्घ वृत्त क्या है, उसकी जो क्षैतिज है वो कभी बड़ा होता है, कभी ऊर्ध्वाधर हिस्सा उसका बड़ा होता है। तो दीर्घ वृत्त हमारा कुछ अंडाकार शेप का होता है, यानी कि या तो ऐसा होता है या तो हमारे पास दीर्घ वृत्त कुछ ऐसा। तो ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो दीर्घ वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख करके आंसर करेंगे तो 2 नंबर 3 नंबर में तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। टीचर आपको काट के रह देगा, कह देगा कि भाई इंटीग्रेशन कहां लगाया तुमने। लेकिन अगर केवल 1 मार्क का है तो हमें 1 मार्क में सॉल्यूशन नहीं लिखना होता, सिर्फ आंसर को ही वहां पर लिखना होता है। तो वहां पर सीधे पाई ए बी आप लिख सकते हैं। तो मतलब अगर मैं इसका एरिया बोलूंगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई, जो कि 16 मतलब कि 4 का स्क्वायर लिखा है तो पाई गुणे में 4 हो जाएगा। 9 मतलब कि 3 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आंसर इसका 12 पाई आना चाहिए। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन अब हम इंटीग्रेशन की मदद से करने वाले हैं कि भैया इंटीग्रेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये चीज मैं लिखे रहने देता हूं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको समाकलन विधि से हल करूं, ठीक है, कैसे हल करूं? समाकलन विधि से। चलिए, तो अगर मैं इसको समाकलन विधि से इंटीग्रेशन मेथड से डिस्कस करूंगा तो समाकलन विधि से हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे y के पदों में। ठीक है, सॉल्व करेंगे y के पदों में, लेकिन आपको बेसिक ग्राफ का आइडिया भी होना जरूरी है। यहां पर अगर आप देखोगे इस दीर्घवृत्त का आधार एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये किस प्रकार का दीर्घवृत्त हुआ? ये हमारा एक ऐसा दीर्घवृत्त है जो क्षैतिज तल पर चौड़ा है और ऊर्ध्वाधर तल पे हम बोल सकते हैं कि छोटा है। यानी कि इस प्रकार का दीर्घवृत्त कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, मैंने रफ फिगर बनाया है। ठीक है, ऐसा नोक नहीं होता लेकिन इस प्रकार से हमने बनाया है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास होगा माइनस में 4 कॉमा में 0। ये पॉइंट होगा आपके पास 4 कॉमा में 0। ये पॉइंट होगा आपके पास 0 कॉमा में 3 और ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 0 कॉमा में -3। हमें इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो ये चारों एरिया बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान लो ओरिजिन है, केंद्र, ये चारों एरिया प्रथम चतुर्थांश का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये चारों एरिया बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस भाग का एरिया निकाल लूं जिसको मैं छायांकित कर रहा हूं, इस भाग का एरिया निकाल करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। यानी कि हमें केवल इतने पार्ट का एरिया निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो हमको चारों पार्ट का एरिया एक साथ हम 4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर सिर्फ आप प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में ये वक्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस वक्र के भाग, यानी कि ये जो किसका भाग है, ये पार्ट हमारे इसी वक्र का है, दीर्घवृत्त का है, और ये हमारे पास में एक्स अक्ष है ना। तो हमें 0 से लेकर के 4 और इस वक्र के मध्य घिरा क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमें निकालना है 0 to 4 y इंटू में dx, और अगर मैं इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। देख सकते हैं 4 गुणे में 0 to 4, ये हमारे पास वक्र है y।
अब y के पदों में इसको मैं हल कर लूंगा, y के पदों में हल करूंगा तो y इंटू में dx, 0 से 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 0 से 4 है। ठीक है, चलिए तो अब इसको अगर हमें हल करना है, ठीक है, इसको अगर हमें हल करना है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में आपके पास 16। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपके पास 9 और गुणे में 16 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में आपके पास 16। तो y बराबर हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस में 3/4 और नोट करिएगा प्लस माइनस में 3/4, 16 माइनस में एक्स स्क्वायर, 16 माइनस में आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको आ गया। अब ध्यान रखिएगा कि इस वक्र में प्लस और माइनस में उत्तर आ रहा है। यहां पर प्लस वाला पार्ट कौन सा हुआ, प्लस वाला पार्ट वो है जो हमारे पास एक्स अक्ष के ऊपर है, और माइनस वाला भाग किसको निरूपित कर रहा है, वो भाग जो एक्स अक्ष के नीचे है। तो हमें तो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम केवल ऊपर वाले भाग का निकालेंगे। ठीक है, वो भी 0 से लेकर के 4 के अंतर्गत। यानी कि अगर मुझे एरिया लिखना है तो मैं सीधे यहां से लिखूंगा कि एरिया एरिया बराबर 0 से लेकर के 4। अब देखना यहां से हमने ले लिया 3/4 और वर्गमूल के अंदर 16 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3/4 वर्गमूल के अंदर 0 to 4 रूट के अंदर 16 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब भाई इसको इंटीग्रेट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला यहां पर एक बार 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 लिखोगे तो हमेशा याद बना रहेगा। क्या कि इंटीग्रेशन अगर हमें करना है ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर को, तो हम लिख सकते हैं, सॉरी ओके, इनटू में dx बराबर, तो हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट क्लोज एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में ए स्क्वायर, फिर यहां पर आपके पास साइन इनवर्स और ये आपके पास एक्स अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज यहां पर सी। ठीक है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास 1/2 और एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और यहां से प्लस में ए स्क्वायर और यहां पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है? हाँ जी, डन। लेकिन एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 एक्स बराबर जब 0 रखोगे तो 0 आता है। ठीक है, चलो यहां तक नोट हो गया पक्का। चलो अब आ जाओ, यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, आप सेम चीज एक बार देख भी सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार जाकर के फॉर्मूले देख भी सकते हैं, इसलिए मैंने स्लाइड में रखा हुआ है ताकि इन केस में कोई दिक्कत हो तो आप फटाफट से चेक भी कर लो। हाँ जी, तो यहां से इसको अब रख देते हैं इधर पे, तो बन जाएगा आपके पास में 3/4। ठीक है, और इंटीग्रेशन, अच्छा देखो ये 1/2 मैं पूरे से बाहर ही निकाल लेता हूँ क्योंकि तो कांस्टेंट था ही, मतलब बाहर था ही, तो यहां से 1/2 मैंने और लिख लिया। अभी हो जाएगा आपके पास x रूट के अंदर 16 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में आपके पास ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर यहाँ पर 16 है और बाई 2 तो ऑलरेडी मैंने बाहर रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ से 4 हो गया ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, वैल्यूज रख दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/8 3/8। ठीक है, इनटू में आपके पास अब देखो x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 और 16 माइनस में x का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, ये पूरा खत्म, प्लस में आपके पास 16 साइन इनवर्स, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 4/4। ठीक है, इसके बाद माइनस लगाओगे तो यहाँ पर भी 0 और इधर भी आएगा तो ये भी आपके पास प्लस में 0 ही बचेगा। जब यहाँ पर 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इधर से हमारे पास ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से बचा 3/8। ठीक है, और यहाँ से बचा आपके पास 16 और इधर से बचा आपके पास साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। कितनी होती है? π/2। तो बेसिकली 8 2 जा 16 हो गया, ओके, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास 3π आया। अब आप कहोगे सर आंसर तो हमारा 12π आ रहा था। तो बेटा जी हमने एरिया निकालने में गलती क्या करी है, हमने एरिया निकालते वक्त 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया ना। जरा यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, यहाँ पर हमें एरिया निकालते वक्त 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना था।
तो ये जो 4 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो एरिया यहां पर मैं लिख देता हूं, एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू में 3/4। तो ये आपके पास पूरा 4 से बाद में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 3 पाई आपका 4 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो आपके पास आंसर 12 पाई आ जाएगा। ठीक है, जो हमने डायरेक्ट भी लिखा था। हाँ जी, जो हमने डायरेक्ट भी लिखा था कि आंसर आपके पास 12 पाई आएगा। क्लियर है, आई बात समझ में? ओके डन। तो ये हमारे पास 12 पाई इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन और भी आपका पूछा गया है, बस डिजिट्स चेंज कर देता है हर साल। कभी वृत्त का पूछ लेगा, कभी दीर्घवृत्त का पूछ लेगा, करने का तरीका एकदम सेम टू सेम है, केवल डिजिट्स चेंज करके पूछता है। तो अगर आप थोड़े से भी बुद्धिमानी दिखाओगे यहाँ पर, तो आप ये श्योर क्वेश्चन है ना कि भैया क्वेश्चन की सर गारंटी है। हाँ जी बेटा, अगर आप बुद्धिमानी से करोगे तो बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन में गारंटी भी होती है, यार ये क्वेश्चन है, इसका बस ये डिजिट्स चेंज होता है, इसको समझ लो, इसको कर देना, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही चीज तुम्हें बस मैं सिखाना भी चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई हो गया। अब मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सॉल्व तुम्हें खुद करने के लिए दे रहा हूँ कि भैया अब इसमें तो खुद ही सॉल्व करना, बस वैल्यू ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पाई ए की वैल्यू यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू 3 हो गई। तो ये हमारे पास 6 पाई आंसर बनेगा। इसका आंसर जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? 6 पाई कैलकुलेट होकर के आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखा x बराबर 0 और x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन तो मैं लगाना ही नहीं है। ठीक है, बिना इंटीग्रेशन लगाए ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि भाई ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसकी त्रिज्या 2 है। ठीक है, तो वास्तव में वृत्त को अगर तुम प्लॉट करोगे तो कुछ इस प्रकार से एक वृत्त हमारे पास बन सकता है। ठीक है, एक रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया। अगर आप कहो कि सर अच्छा सा सुंदर सा फिगर ड्रॉ कर दे तो भी मैं आपकी बात मानूंगा। ठीक है चलिए, तो मैंने आपके लिए एक सुंदर सा फिगर भी ड्रॉ कर दिया। अरे 20 से जाओ भैया, चलो थोड़ा सा और ऐसे। अब ठीक है, चलो रफ फिगर है तो इतना समझ जाओगे। लेकिन यहां पर आपको पता है कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास 2,0 है, और ये हमारे पास है -2,0 है, -2,0। ये पॉइंट हमारे पास 0,2 है, तो ये पॉइंट आपके पास 0,-2 है। तो अगर बोल रहे हैं कि 0 से लेकर के 2 है ना, और प्रथम चतुर्थांश में, मतलब कि हमें सिर्फ ये एरिया बताना है, हमें केवल और केवल ये वाला एरिया बताना है, पूरा तो एरिया बताना ही नहीं है। अगर आप सिंपल से समझ गए कि भैया ये तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, 1/4 है, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो कि भैया एरिया का 1/4, 1/4, और वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अच्छा त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या हमें दिख रही है कि भैया ये 2 का स्क्वायर है, ये त्रिज्या हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, तो बेसिकली हमारे पास आंसर पाई आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हमारे पास पाई निकल करके आएगा, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा ऐसे सवाल पे। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे पता है कि भैया एमसीक्यू क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मुझे समाकलन की मदद से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन कैल से सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे पता है कि भैया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो मैं यहां से बोलूंगा कि वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस में रूट के अंदर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है 0, ये मेरे पास मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है, तो 0 से 2 और इसके बीच में घिरा क्षेत्रफल चाहिए है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एरिया, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का ही एरिया निकालना है, तो मैं केवल 0 से लेकर के 2 रूट के अंदर, चूंकि ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक होता है, नीचे वाला हिस्सा निगेटिव होता है, वाई निगेटिव नीचे साइड होगा, तो हम यहां पर क्या लेंगे 4 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास dx। अब इसका आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, बेसिक इंटीग्रेशन, सेम फॉर्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था, तो आपको आंसर अपना मिल जाएगा कि आंसर इसका पाई निकल करके आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये इंटीग्रेशन की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो
थोड़ा सा मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक तुम एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, है ना, इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप से सॉल्व करिए कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x वाई अक्ष एवं वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, चलिए फटाफट से करिए। हाँ जी, चलो तो देखते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वाई अक्ष में रेखा वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ वाई स्क्वायर बराबर 4x का ऐसा होता है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पर वाई अक्ष क्या है हमारे पास, ये वाला अक्ष, ठीक है, ये हमारे पास में वाई अक्ष है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वाई अक्ष तथा रेखा वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का। तो मान लो ये कोई लाइन है हमारे पास, वाई बराबर में 3 है, तो हमें वक्र वाई अक्ष और वाई बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया बताना है। क्लियर है, हमें ये वाला एरिया बताना है, ठीक है, देख पा रहे, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, अगर आप एक तरह से ध्यान से समझो कि हमें इस y बराबर 3 से नीचे का एरिया, ठीक है, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इस वक्र के भाग से और y अक्ष इन दोनों के मध्य का एरिया बताना है। तो आप चाहो तो y बराबर 0 से y बराबर 3 ले सकते हो, 0 से 3 ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यानी कि y बराबर 0 से 3, ये वक्र हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसको मैं वाई स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकता हूं। अगर x के टर्म्स में लिखूंगा तो इसको मैं वाई स्क्वायर अपॉन 4 भी लिख सकता हूं, ठीक है। और बस, और ये हमारे पास y अक्ष है, तो y अक्ष हमारे पास हमें पता है कि x बराबर 0 होता है, तो x बराबर ये हो गया माइनस x बराबर 0, और ये इंटू में आपके पास dx, ठीक है। तो यानी कि ये कर्व और इस y अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाई 4 इंटू में, सॉरी इंटू में आपके पास dy। बेसिकली यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में dy है, ठीक है, ये हमारे पास dy है और ये हमारा x है। तो ये जो है dy, ये x, तो dy इंटू एक्स, x बराबर मेरे पास वाई स्क्वायर बाई 4 है। तो इसको कैलकुलेट कर दोगे तो यहां से 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा y क्यूब अपॉन में 3, लिमिट आपके पास 0 से 3 हो गई, सॉल्व कर दोगे तो 1/4 यहां से आ जाएगा 27 अपॉन में 3, 3 9 या 27, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट, 9/4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया निकल करके आएगा। कितना आएगा, 9/4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9/4 विल बी द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 9/4 इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, डन, पक्का। चलिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, y बराबर 3x + 2 एवं x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 से x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का, है ना, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, बाउंड्री रीजन का एरिया में निकालना है, ठीक है। y बराबर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 3x + 2, x अक्ष और कोटियों x बराबर -1 से x बराबर 1। तो सबसे पहले हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो y बराबर 3x + 2 का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रफ ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, y बराबर 3x + 2 का मतलब क्या हुआ, ये एक सरल रेखा है, ठीक है, ये एक आपके पास में सरल रेखा है। जब मैं यहाँ पर x बराबर 0 पुट करता हूँ तो x बराबर 0 पुट करने पर y की वैल्यू 2 आती है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास 0,2 से होकर के गुजरेगा, ठीक है। ये रेखा हमारे पास x बराबर 0 रखने पर y का मान 2 मिलेगा। इधर से तो हम बोल सकते हैं कि ये रेखा 0,2 से गुजरेगी, ठीक है। और अगर मैं y बराबर, ठीक है, y बराबर 3x + 2 में जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर 2 आया। जब मैं यहाँ पर y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान यहाँ से -2/3 आएगा, यानी कि y बराबर 0 रखने पर x का मान -2/3, ये कोई पॉइंट होगा जो कि आपके पास हो गया -2/3, 0।
यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इन दो बिंदुओं से जो रेखा गुजरेगी वो y बराबर 3x+2 होगी। ठीक है, वो y बराबर 3x+2 होगी। तो मैंने एक रेखा का समीकरण, एक रेखा का ग्राफ यहां से हम प्लॉट करेंगे जो कुछ ऐसे होकर के जाएगी। ठीक है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपने अकॉर्डिंग हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चलो, ये क्लियर है। चलिए बढ़िया। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमको गिवन है x बराबर -1, x बराबर -1। x बराबर -1 कहाँ होगा, -2/3 के लेफ्ट में बाएं तरफ। तो यानी कि ये लाइन अगर मैं यहां से देखूं तो x बराबर -1 कुछ ऐसी लाइन होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो लाइन होगी ये होगी आपके पास x बराबर -1। दूसरा x बराबर 1, x बराबर 1 कहां पर होगा, तो लेट्स से अगर -1 यहां पे ले रहा हूं तो 1 इधर पे ले लूंगा। तो मैं इधर पे ऐसे बोल देता हूं कि ये कुछ थोड़ा सा मतलब अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं चीजें कर रहा हूं। ठीक है, ताकि हमें ग्राफ में चीजें अच्छे से प्लॉट कर पाए। तो मान लो ये आपके पास में x बराबर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास में x बराबर में 1 है। तो कुल मिलाकर के हमें कौन सा एरिया बताना है, हमें वो एरिया बताना है जो x अक्ष से घिरा है, x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि हमको ये वाला और पूरा का पूरा आपका ये कंप्लीट, ठीक है, जो आप सेटेड रीजन देख रहे हैं इसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, अब ये जो एरिया नीचे का हिस्सा ये निगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो है, नीचे की तरफ है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई देखो, ये कोई पॉइंट हुआ x बराबर -1 और ये कोई पॉइंट हुआ x बराबर -2/3। तो हम लिख सकते हैं कि जो एरिया आएगा हमारे पास, पहले तो मॉडुलस लगा दिया, -1 से 2/3, -1 से -2/3, -1 से -2/3। उसके बाद y बराबर हमारे पास 3x+2 है, क्योंकि यही वाला ग्राफ हमारे पास में है। तो ये बन गया आपके पास 3x+2 इंटू में dx। ये एरिया कंप्लीट मॉड लगा दिया, मतलब कि ये एरिया आ गया। प्लस अब ध्यान समझिए, दूसरे वाले पार्ट में चूंकि हमारा ये पॉजिटिव तरफ पर है तो हमेशा एरिया का पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट है -2/3। तो यहां से इंटीग्रेशन होगा -2/3 से लेकर के ये पॉइंट है हमारे पास x बराबर 1 तक, और ये हमारे पास हो गया अगेन 3x+2, अगेन 3x+2 इंटू में आपके पास dx, अगेन 3x+2 इंटू में आपके पास dx। तो पहले ये वाला एरिया जिसको मैंने मॉडुलस लगा करके लिखा है क्योंकि निरपेक्ष मान ले रहा हूं, और दूसरा ये वाला एरिया जो कि हमारा -2/3 से लेकर के आपका 1 तक है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना ताकि कैलकुलेशन एरर कुछ भी ना हो। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में भले हम इसको कर ले। तो यहां से हमारे पास एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो इंटीग्रेट कर लो, 3x² प्लस में आपके पास 2x हो जाएगा, 3x² और प्लस में आपके पास 2x ब्रैकेट क्लोज, और -1 से -2/3, माइनस में 2/3 है और यहाँ पे -1 है। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी हम इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे। अगेन यहाँ पर अगेन 3x² ठीक है, 3x² प्लस में आपके पास यहाँ पर 2x, और ये हो जाएगा आपके पास -2/3 से लेकर के 1 तक। चलो, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे फटाफट से, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -2/3 रख रहे हो तो 3/2 यहाँ पे अलग किया, -2/3 पुट किया और स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस में 2 गुणे में -2/3 यहाँ पर पुट कर दिया। तो पहले मैंने -2/3 यहाँ पर रख दिया है, उसके बाद माइनस में, अब ब्रैकेट के अंदर -1 रख रहा हूं तो 3/2 -1 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस में 2 इंटू में आपके पास यहाँ पर -1 कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस खत्म। फिर यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो ये बन जाएगा आपके पास में 3/2 प्लस में आपके पास 2, फिर माइनस में यहाँ से वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू में 3/2 माइनस में 2/3 का स्क्वायर
प्लस में 2 गुणे में माइनस में 2/3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। चल, तो अब एक चीज यहां से हम अगर ऑब्जर्व करें तो क्या मिल रही है, ये मिल रहा है कि ये वाला हिस्सा और यहां से पूरा ये वाला हिस्सा एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो 3/2, चलो कोई नहीं, पूरा ही कैलकुलेट कर लो, मुझे तो दिख रहा है कि ये अगर हम चेक भी करेंगे तो चलो आप पूरा कैलकुलेट कर लो, वरना ये बाद में कैंसिल होकर के सेम ही वैल्यू हमको देने वाले हैं, ठीक है। चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो और डायरेक्ट चेक करना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा 3/2 इंटू में -2/3 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4/9 के बराबर, और यहां से आपके पास माइनस में 4/3 बच जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देखोगे -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ठीक है। तो यहां से माइनस में 3/2 बचेगा, ओके। और यहां से -2 है और -2 से ये माइनस पहले से यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस में आपके पास 3/2 और प्लस में आपके पास यहाँ से 2 और इधर से देखोगे तो माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है, -2/3 का स्क्वायर यानी कि 4/9, तो 3 इंटू में आपके पास 4/9 यहाँ से प्लस का आ गया, ठीक है। ओके जी, ये पूरा करो प्लस का है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ से माइनस अंदर गया, अगेन -2/3, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस में 4/3, ठीक है। चलिए, तो अब इसको अगर मैं ओपन करके देखूं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/3 माइनस, सॉरी, ये बन जाएगा आपके पास में 2/3 और माइनस में आपके पास 4/3 माइनस में 3/2 प्लस में आपके पास 2, ये अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बना आपके पास 3/2 प्लस में आपके पास 2 माइनस में आपके पास, ठीक है, यहाँ से 3/2 था ना, 3/2, तो अगेन यहाँ से आपके पास बचेगा प्लस में 2 माइनस में 2/3 और प्लस में आपके पास 4/3, ठीक है। 3/2 प्लस में 2 माइनस में 2/3 प्लस में 4/3, इस तरफ का हिस्सा मॉडुलस में है हमारे पास पूरा, क्योंकि ये वैल्यू हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरफ का हिस्सा हमारे पास ओपन है क्योंकि यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू थी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और यहाँ से आपके पास 1 हो गया, तो 3 2 जा 6, इस साइड पे 6 एलसीएम ले लिया हमने, और यहाँ से बचेगा 3 2 जा 6, तो 2 2 जा यहाँ से 4 बन गया, फिर यहाँ से 3 2 जा 6, तो 2 4 जा 8 बन गया, तो माइनस में 8 बन गया, फिर यहाँ से 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो माइनस में 9 बन गया, और यहाँ से 6 2 जा 12, तो ये आपके पास प्लस में 12 बच गया, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर प्लस में इधर भी 6 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 3 जा आपके पास 9 हो गया, फिर 2 6 यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 2 6 जा तो 12 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से 3 2 जा, तो 2 2 जा 4, माइनस में 4 हो गया यहाँ से, और अगेन यहाँ से 3 2 जा 2 4 जा 8 हो गया, प्लस में 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया आपके पास 12 + 4 16, ठीक है, 9 और 8 आपके पास 17, तो यहाँ से आपके पास बच गया -17 प्लस में 16, तो ये बन गया आपके पास माइनस में 1/6, ओके। ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस का 1/6। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9 + 8 17, 12 4 16, ठीक है, सब ठीक है, लेकिन बस वैल्यू सही मानी, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। 3/2 है, प्लस में 2 है, माइनस से यहाँ पर पूरा का पूरा ये प्लस ही हो जाएगा, तो 9, तो 2/3 माइनस का और इधर से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 9 8 17, 17 प्लस, ओके, 12 में से 4 गए, ठीक है, तो यहाँ से बचे आपके पास 8 8 8 16 16 25, तो यह बन जाएगा आपके पास 25/6,
तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम ले लेंगे तो ये आपके पास 1/6 प्लस में 25/6 बन जाएगा 26/6, और यहाँ से 2 से 13 बटे में आपके पास 13/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 13/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? ओके, तो ये वैल्यू हम एब्सोल्यूट वैल्यू 1/6 रख ली, यहां से 25/6 हो गया, ठीक है, 12 9 21 21 8 29 25, ठीक है, 25/6 यहाँ से 1/6 एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 26/6 13/3 इसका राइट आंसर बनेगा। 13/3 स्क्वायर यूनिट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, तो बेसिक थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, गलती हो गई तो उसको ठीक करने की या तो दोबारा रीचेक कर लेना, ठीक है। चल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिखा है x बराबर 0 x बराबर 2 के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो y बराबर cos x का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बेसिक ग्राफ, कि भैया 0 से 2 के बीच में ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। मतलब सिर्फ इतना नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, y बराबर cos x, तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास -π/2 से हो गया π/2, ओके। उसके बाद यहां तक हो गया पाई, ठीक है, ये हो गया आपके पास 3π/2, उसके बाद देन अगेन ये हो गया 2π, ये हो गया हमारे पास 2π। तो हमें किसका ग्राफ चाहिए है, 0 से 2π, मींस हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है? हमें यहां पर ये आपका पॉइंट हुआ x बराबर 0 से, ये पॉइंट हुआ आपके पास 2π, तो 0 से 2π इस सराउंडेड एरिया को हमें, यानी कि ये प्लस ये हमें एरिया फाइंड करना है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, यानी कि जो एरिया ये वाला है उतना एरिया हमारा ये वाला है, ठीक है, और ये एरिया हमारे पास एक तरीके से दोनों को अगर हम काउंट कर दे तो ये दोनों मिलकर के इसके बराबर बन जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा इस वाले एरिया के बराबर बनेंगे, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव साइड है, तो एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम और सिंपल मैनर में, कि भाई 0 से π/2 से इतना हिस्सा हुआ आपके पास पाई, फिर ये हिस्सा हुआ पाई, ये पाई से 3π/2, टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 हिस्से हैं। यानी कि एरिया निकालने के लिए मैं 4 इंटू में, अगर मैं 0 से लेकर के π/2 तक का एरिया निकाल दूं, 0 से लेकर के मैं π/2 तक का एरिया निकाल दूं, 4 टाइम्स 0 से लेकर के π/2 तक का एरिया, और ये हमारे पास कर्व है y बराबर cos x इंटू में आपके पास dx, तो क्या हम पूरा का पूरा एरिया नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि 1 2 3 4 अगर आप इसको x बराबर पाई लाइन समझो तो ये हिस्सा 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये चारों हिस्से हमारे सेम होंगे, ठीक है, ये चारों हिस्से हमारे सेम होंगे। तो 0 से लेकर के π/2 4 टाइम्स cos x इंटू dx अगर हम कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे 4 और ये हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन होता है आपके पास sin x, गलती से माइनस sin x कोई मत बोल देना, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में π/2, यहां से 0 कैलकुलेट करोगे 4 और यहां से आपके पास पहले तो sin π/2 माइनस में आपके पास sin 0, तो ये आपके पास कितना बन गया 4 इंटू में 1, यानी कि एक तरीके से 4 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट विल बी द राइट आंसर। ये है क्वेश्चन वैसे तो आपका एग्जाम्पल का, बट ये क्वेश्चन 2015-19 में पूछा गया है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी देख सकते हो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। 2015 में 19 में क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? क्लियर भाई, फटाफट से नोट कर लीजिए, 2019 में
पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जाएगा। चलो, हाँ जी, अगला हमारे पास दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है एवं x अक्ष है। ठीक है, नोट करिएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 एवं x अक्ष। तो पहला वाला सॉल्यूशन अगर हम देखें तो y बराबर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कुछ हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा वाई बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बोलना है कि एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2, समझिएगा। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा ग्राफ को मैं और चेंज करूंगा, ऐसा ले लो, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, सही है, नहीं सही है, ऐसे और ये ऐसे, डन। ये आपके पास एक्स अक्ष हुआ और ये आपके पास में वाई अक्ष हुआ। ठीक है, चलिए, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, x बराबर 1 है, x बराबर 1 एवं x बराबर 2 एवं x अक्ष के मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका, x बराबर 1 क्या होगा हमारे पास, ये कोई लाइन होगी x बराबर 1 और ये कोई पार्ट होगा हमारे पास x बराबर 2। ठीक है, यानी कि इस वाले एरिया को हमें निकालना है। इजी, तो यहां से x बराबर 1 से 2 पर इंटीग्रेट करोगे, x बराबर 1 से 2 पे इंटीग्रेट करेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, इंटू में आपके पास dx हो गया। अब मैं इसको कैलकुलेट क्या करूंगा, आप इसका आंसर खुद भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट पर देखोगे y बराबर एक्स की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा हम इसको और ज्यादा नैरो कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि y बराबर एक्स की पावर 4 का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा नैरो हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, और सेम है x बराबर 1 एवं x बराबर 5, तो ये कोई लाइन मान लो हमने यहां पर ली है x बराबर 1 और ये कोई लाइन मान लो आपके पास ये है आपके पास x बराबर 5, तो हमें ये वाला सराउंडेड एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो एरिया निकलेगा वो आपके पास 1 से लेकर के 5 और y बराबर x की पावर 4 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास x की पावर 4 इंटू में dx, क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 125 x की पावर 4 इंटू में dx। तो इस वाले का आंसर कितना आ गया, ये बन जाएगा आपके पास में एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और यहां से अपर लिमिट टू लोअर लिमिट आपके पास में 1 हो जाएगी। तो सॉल्व करोगे x बराबर 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 बनेगा 8 बाई 3, फिर x बराबर 1 रखोगे तो माइनस में 1 बाई 3, सॉल्व करने पर 7 बाई 3 स्क्वायर यूनिट आंसर बनेगा इस वाले पार्ट का, फर्स्ट वाले पार्ट का। और अगर मैं सेकेंड वाले पार्ट की बात करूंगा, x बराबर 5 रखोगे तो यहां से बनेगा x की पावर 5 डिवाइड बाई 5, यहां से बना 5, यहां से 1, तो उसको लिखोगे आप 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस में 1 की पावर 5 डिवाइड बाई 5, तो ये बेसिकली बन जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4 माइनस में आपके पास 1 बाई 5, तो बेसिकली कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है, ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग के एग्जाम में काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैंने देखे थे लास्ट ईयर, तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के एज इट इज करवा दिए। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद यहां पर लिखा है y बराबर एक्स क्यूब और एक्स अक्ष कोटियों x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, अगर आप ध्यान से देखो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और लिखा है एक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर -2, ठीक है, x बराबर -2, ये हमारे पास हो गई कुछ x बराबर -2, ठीक है, x बराबर -2 और x बराबर 1, तो ये हमारे पास हो गया कुछ मिलाकर के x बराबर आपके पास 1 एवं x अक्ष। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें ये वाला एरिया। क्लियर, ये वाला एरिया निगेटिव है तो एब्सोल्यूट लेंगे। एब्सोल्यूट का मतलब अगर मुझे टोटल एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताना है तो -2 से लेकर के 0 तक, -2 से लेकर के पहले 0 तक, यहां पर हम एरिया चूंकि निगेटिव वाले पार्ट के ले रहे हैं तो सीधे पहले हमने एब्सोल्यूट ले लिया, -2 से लेकर के 0 तक क्यूब इंटू में आपके पास dx, ठीक है। उसके बाद प्लस में इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक एक्स क्यूब इंटू में आपके पास dx, ठीक है। -2 से 0 एक्स क्यूब इंटू dx प्लस में 0 से लेकर के 1 एक्स क्यूब इंटू में dx। क्लियर है, ओके। यहां से हमारे पास क्या निकल करके आएगा, एरिया इज इक्वल टू -2 से 0, तो ये हमारे पास बन गया x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 0 और यहां से -2 एब्सोल्यूट ले लो, और उसके बाद प्लस में x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 और ये आपके पास 1 से लेकर के 0, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखो पहले 0 रखोगे आप तो 0/4 बनेगा, फिर माइनस में आपका ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 डिवाइड बाई आपके पास 4 ब्रैकेट क्लोज एब्सोल्यूट वैल्यू, यहां से आपके पास x बराबर 1 रखोगे तो 1/4, 0 रखोगे तो 0, तो कैलकुलेट करने पर यहां से कितना आया, देखो -2 की पावर 4 होता है हमारे पास 16, और 16/4 कितना बनेगा 4, तो यहां से बनेगा आपके पास माइनस, यहां से बनेगा प्लस का 4, बाहर माइनस लगा है, तो ये जो हमारे पास आएगा ये मॉड के अंदर -4 आएगा, प्लस में आपके पास 1/4, ठीक है, प्लस में आपके पास 1/4, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 प्लस में 1 4 1/4, तो 17 कितना बन गया, 4 4 16 प्लस 1 17, 17/4 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, 17/4 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर बनेगा। 4 प्लस में 1/4 दैट इज 17/4 स्क्वायर यूनिट इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, पक्का, ओके। नोट कर लीजिए, y बराबर एक्स क्यूब, एक्स अक्ष एक्स अराउंड -2 से 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। चलिए 17/4 ऑप्शन गिवन भी है, ऑप्शन नंबर डी 17/4 विल बी द राइट आंसर, डन। अगला है y बराबर x मॉड x, अब थोड़ा सा उसको समझना, x मॉड x का मतलब क्या है कि x मॉड x का ग्राफ क्या होगा, देखो अगर मेरे पास फंक्शन है y बराबर x मॉड ऑफ x, इसका मतलब है कि इफ यानी कि यदि 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 x मेरा 0 या 0 से बड़ा है, यदि x मेरा 0 या 0 से बड़ा है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यदि x मेरा 0 से छोटा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि x मेरा 0 से बड़ा या बराबर है तो एक्स स्क्वायर होगा, यदि मेरा x 0 से छोटा है तो आपके पास माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, ओके, ठीक है। ठीक है, चलो तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, तो बेसिकली ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होगा, -x² जब x लेस देन आपके पास 0, ठीक है। चलो थोड़ा सा मतलब इसको मैं ऐसे बना सकता हूं,
ऐसा कुछ ग्राफ होने वाला है आपके पास, ठीक है, मतलब बिल्कुल इसका सिमेट्रिक कर दो ऐसा। अब ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बना जब जीरो से पॉजिटिव वैल्यू के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर बना जब जीरो से निगेटिव वैल्यूज के लिए, यानी कि जीरो से छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो यहां पर x बराबर -1 और x बराबर 1 से अगेन आपके लिए सेम क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि x बराबर -1 ये हो गया, x बराबर -1 और x बराबर 1 हमारे पास ये हो गया, ठीक है। बेसिकली दोनों एरिया हमारे पास सेम टू सेम है, क्योंकि 0 से -1 ये एरिया और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एरिया होगा वो 2 टाइम्स 0 से 1 ले लो, है ना, इस वाले एरिया का डबल कर दो, है ना, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम आएगा, तो इसका डबल कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो 2 टाइम्स 0 to 1 और ये आपके पास में एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास में dx हो गया, 2 टाइम्स 0 to 1, ओके, ये आपके पास x इक्वल टू 0 है, तो 2 टाइम्स x इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास dx हो गया। तो ये बन गया आपके पास 2, यहां से आएगा आपके पास एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट आपके पास 0। तो कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखी तो यहां से 1/3 बनेगा, 0 रखी तो 0, तो यहां से आंसर आपके पास 2/3 आंसर आएगा, स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 2/3, हाँ ठीक है, 1/3 आ रहा है ऐसे नॉर्मल, और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2/3, तो 2/3 स्क्वायर यूनिट विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, नोटेड। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला हमारे पास में है 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 का रेखा x बराबर 2 से खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारे पास जो समीकरण है वो है 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर बराबर में 144। बेसिकली अगर आपको ये ध्यान से देखना है, ये इलिप्स है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर 9 से करोगे डिवाइड तो यहाँ पर 16 आएगा, 16 नहीं है 144, तो वाई स्क्वायर बटे में आपके पास 9 आएगा, बटे में 1। तो बेसिकली ये ग्राफ जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर बटे 16 वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, यानी कि वही है जो हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन में प्लॉट भी किया था, कुछ ऐसा इलिप्स, ठीक है। रफ फिगर भी मेरा, मतलब फ्री हैंड से फिगर भी मेरा ठीक ठाक बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी तारीफ का खुद करना पड़ता है। -4,0 और ये आपके पास 4,0, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हो गया आपके पास 3,0, नीचे वाला पार्ट हो गया -3,0। फिर लिखा है x बराबर 2, अच्छा समझना, x बराबर 2 इनके बीच में कहीं पर होगा, है ना, x बराबर 2 इनके बीच में कहीं पर होगा, ये हो गया, ये हो गया आपके पास x बराबर 2, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोलना है कि खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये बताओ छोटा वाला पार्ट कौन सा, बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस तो 0 से लेकर के 2 तक, यहां से 2 से लेकर के 4 तक, देखो ये डिस्टेंस तो भैया दोनों में सेम है, ये हिस्सा दोनों का बराबर है। अब ऊपर वाला एरिया पे डिपेंड करता है, अब ये हाइट ऑब्वियस सी बात है इससे तो ज्यादा ही है यहां भी, तो एक तरीके से ये वाला हिस्सा हमारा लघु क्षेत्र है ना, ये हिस्सा हमारा लघु क्षेत्र है, ठीक है। और अगर हमें यहां पर कहीं एक्स अक्ष की बात नहीं किया तो दोनों से सराउंडेड एरिया निकालना है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो सबसे आसान काम क्या हुआ कि मैं इसको 0 से लेकर, सॉरी 0 से नहीं, मैं इसको यहां से 2 से लेकर के 4 तक क्या करूंगा, 2 से लेकर के 4 तक, 2 से लेकर के 4 तक। अच्छा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एरिया कैलकुलेट करना है तो यार उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो भी आसान हो जाएगा, है ना। क्यों, हम समझ रहे हो ना कि ये वाला अब मैं केवल इस वाले एरिया को कैलकुलेट करूंगा और उसका डबल करने से मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा, क्लियर है। तो 2 टाइम्स 2 to 4 यानी कि 2 से लेकर के 4 तक, और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बराबर में
वाई स्क्वायर बराबर में आपके पास रूट के अंदर 144 माइनस में आपके पास, देखो सिंपल सा यहीं से लिख देता हूं ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा आपके पास, ठीक है ठीक है, यानी कि 3/4, ओके, रूट के अंदर 16 माइनस में आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास dx, यही बनेगा, है ना। 3/4 रूट के अंदर 16 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में आपके पास dx, ये एरिया हमें कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है जी। चलो तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर ए स्क्वायर माइनस सॉरी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2, ब्रैकेट में x रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहां से आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज प्लस में c। अब यहां पर भले ही हमें इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है तो हमें c की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम लग जाएगा। तो क्या इस फॉर्मूले से सीधे सीधे आंसर आप इसका कैलकुलेट कर पाओगे? ये फॉर्मूला रख करके बस आंसर कैलकुलेट कर देना है। जल्दी से फटाफट से एक बार मुझे बता दो, अगर कर सकते हो तो मैं आगे बढ़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। मतलब अभी इस तरीके के हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करी है और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब इतना हमें खुद से कैलकुलेट करके आंसर देना होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स पे, क्या निकल करके आएगा। डन है, पक्का क्लियर है, ओके। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि आप इसको कैलकुलेट भी कर पाओ। इंटीग्रेशन लिमिट आपके पास दे दी है 2 से लेकर के 4 तक, फॉर्मूला भी लिख दिया है, किससे इंटीग्रेट होगा, दोनों चीजों को अपना देख करके आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके भी आंसर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई स्क्वायर बराबर 2x है, सरल रेखा x माइनस वाई बराबर 4 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 2x है, ठीक है, लगभग लगभग जो ग्राफ हमारे पास है वाई स्क्वायर बराबर 4x का वो ऐसा ही होता है, तो 2x का भी लगभग वैसा ही होगा। अच्छा, x माइनस वाई बराबर 4 है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं x माइनस वाई बराबर 4 की बात करूंगा तो x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू -4 आएगी, y बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये कहां पे कट करने वाला है, x बराबर 0 तो y बराबर -4, एक तो यानी कि नीचे कोई पॉइंट होगा आपके पास 0, -4, और जब y बराबर 0 होगा x बराबर 4 तो यहां पर ये कोई पॉइंट होगा आपके पास 4, 0, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कर्व हमारा कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। कर्व ऐसे हमारा बढ़ता बढ़ता जाता है ना ये, ठीक है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, तो कुछ एक ऐसे रेखा हमारे पास खिंच जाएगी, क्या बात है, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसे रेखा भी खींच दी है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि वाई स्क्वायर बराबर 2x हो गया, और यहां से हमको सरल रेखा x माइनस वाई बराबर 4 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब आप यहां से सराउंडेड रीजन अगर आप देखोगे तो हमें दिख तो रहा है कि ये वाला हमारा सराउंडेड रीजन है, कौन सा, ये वाला। तो इसके एरिया को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। चलिए लगाइए दिमाग, वाई स्क्वायर बराबर 2x है ना, और x माइनस वाई बराबर 4 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला सराउंडेड रीजन है। देखो अगर मैं ये कहूं कि मैं एक साथ 0 से लेकर के, क्योंकि यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 का और y, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले तो ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4 है, तो y की वैल्यू हमारे पास x माइनस में 4 है, ठीक है। और ये मेरे पास गिवन है वाई स्क्वायर बराबर में 2x। तो अगर मुझे रेखा और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु बताना है, क्योंकि इनके बिना काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, इनके बिना काम नहीं हो पाएगा,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए y बराबर x माइनस 4 इधर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2x। कैलकुलेट कर लो इधर से फटाफट से, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 माइनस में आपके पास 8x इक्वल टू आपके पास 2x। सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस में आपके पास 10x प्लस में 16 इक्वल टू 0, प्लस में 16 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर्स क्या निकल करके आ जाएंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 2x प्लस में 16 इक्वल टू 0। यही बना 8 दूनी 16, तो 10 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। यहां से x कॉमन ले लिया तो x माइनस में 8 हो गया, फिर माइनस में 2 कॉमन ले लिया तो यहां से भी x माइनस में 8 हो गया बराबर में 0। तो ये बन गया x माइनस में 2 और इंटू में x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। तो इधर से x की वैल्यू एक तो हमको 2 मिल गई है, दूसरा और x की वैल्यू हमको 8 मिल गई है। ये हमको दो x की पॉजिटिव वैल्यूज ही मिली है क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइड पे हैं। ठीक है, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि y बराबर जो है वो x माइनस में 4 है। ठीक है, y बराबर जो है वो x माइनस में 4 है। तो जब x बराबर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 2 माइनस 4 यानी कि -2 के बराबर। और जब मैं x बराबर यहाँ पर 8 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 8 माइनस 4 यानी कि 4 के बराबर। यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट क्या है, जब x बराबर 2 है तो y बराबर -2 है, यानी कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है 2 कॉमा में -2। और ये पॉइंट हमारे पास क्या है जब x बराबर, हाँ जी एक सेकेंड, ये पॉइंट हमारे पास क्या है जब x बराबर हमारे पास, हाँ x बराबर 8 है तो y बराबर हमारे पास 4 है। x बराबर ये हमारे पास 8 है, ठीक है, ओके ओके। तो ये x बराबर हमारे पास 8 है तो y बराबर आपके पास में 4 है। डन, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो अब ये चीज हमें मिल गई है ना। तो एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया कि हमने यहां से इस पूरे कर्व को 2 हिस्सों में बांट लिया। वो 2 हिस्से कौन से होंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो एक हिस्सा हमारे पास यहां से है, ठीक है, ये एक हिस्सा हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा जहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे लिए सेम होगा, क्योंकि यहां पर 2 है तो इधर भी आपके पास 2 होगा, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होता है, जो इधर पे है वही इधर पे है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमने अलग कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने यहां से लेकर के ना 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 राइट कर्व टू लेफ्ट कर्व भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा राइट में है। ठीक है, मतलब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, देखो एरिया ऐसे भी लिख सकते हो इसका, देखो पूरा का पूरा, देखो दो, जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि आपके आउट ऑफ कॉन्सेप्ट चला गया, आउट ऑफ सिलेबस चला गया, बट स्टिल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हमें ऐसा कोई एरिया बताना है जो 2 वक्रों के मध्य में आ रहा है ना, ये वाला मान लो एरिया है आपके पास x बराबर f1 y है, और ये वाला एरिया, ये वाला वक्र है हमारे पास x बराबर g1 y। तो अगर इन दोनों के मध्य में आने वाला कोई एरिया हमें बताना है, 2 वक्रों के बीच में आने वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे, आपके पास फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट C है और ये कोई पॉइंट आपके पास D है। ठीक है, यानी कि लेट्स से ये कोई पॉइंट C है, ये कोई पॉइंट आपके पास D, इन दोनों के बीच का एरिया बताना है। तो दाहिने तरफ के कर्व से बाएं तरफ के कर्व को जो डिफरेंस है उसका एरिया निकालते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये सेम चीज हम यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं एक प्रकार से, अगर आप ध्यान से देखोगे।
कि इस लाइन से पूरा इसके मध्य का एरिया यहां से लेकर के यहां तक और इस वक्र से इसके मध्य का एरिया, दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो हमारा ये बीच वाला एरिया है, वो हमारा ये बीच वाला एरिया है। तो बेसिकली यहां से हम क्या लिखेंगे आपका कि राइट कर्व हमारे पास f1y है, माइनस में लेफ्ट कर्व हमारे पास g1y है और इनटू में dy, और ये लिमिट c से लेकर के आपके पास d, जब हम दो कर्व के बीच का सराउंडेड एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, अब वहां पर एक लाइन है, वक्र है, तो वो भी उस पर भी काम करेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि एक वक्र ये हमारे पास y बराबर f1x है और दूसरा वक्र हमारे पास ऐसा कुछ है y बराबर g1x है, तो इनके बीच का भी अगर हमें एरिया बताना है तो हम ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व के एरिया को माइनस करेंगे, यानी कि f1x माइनस में g1x, ऊपर वाले से नीचे वाले का डिफरेंस, और ये हमारे पास x इक्वल टू a कोई पॉइंट है और ये x इक्वल टू b कोई पॉइंट है। तो a से लेकर के b, a से लेकर के b, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऊपर वाला वक्र माइनस में नीचे वाला वक्र। तो यही एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपका अप्लाई हो रहा है। मैं चाहूं तो ग्राफ को ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकता हूं, बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि वो चीज आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाली है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, देखो ये पूरा हमारा राइट में है और ये इसके पूरा का पूरा ग्राफ हमारा ये वाला जो दिख रहा है ये इस वाले के लेफ्ट में आ रहा है। तो यानी कि मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि -2 से लेकर के, है ना, अब पूरा एरिया कैलकुलेट करना है चाहो तो, है ना, राइट माइनस में लेफ्ट करके अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास -2, लोअर लिमिट ले ली, अपर लिमिट हमने यहां पर 4 ले ली। ठीक है, क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं। ठीक है, -2 अपर लिमिट 4 ले ली। ये जो हमारे पास है y बराबर हो जाएगा आपके पास x-4, ये बन जाएगा आपके पास x-4 इंटू में आपके पास dx। ठीक है, ओके। और यहां से हमारे पास ये जो कर्व है ये लिखा है हमारे पास y, एक सेकेंड, अपर कर्व लेना है ना, तो ये x के टर्म्स में नहीं, लोअर लिमिट हमने y की लिमिट ली है ना, तो x बराबर 4 + y लेंगे, x बराबर 4 + y, है ना, y के टर्म्स में लिखना है, सॉरी, है ना, यहां से y के टर्म्स से लिखना है, तो x बराबर 4 + y, और यहां से आपके पास √2x, माइनस में आपके पास √2x, माइनस में आपके पास √2x, y के टर्म्स में लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा y²/2 इंटू में आपके पास dx। चलो, राइट कर्व माइनस में आपके पास लेफ्ट कर्व, ये पूरा यहां से अगर आप ध्यान से लिखोगे तो ये राइट है, ये पूरा इसके बाद आपका लेफ्ट है। तो 4 + y माइनस में y²/2 इंटू में आपके पास dx हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं स्लाइड को इधर से ऊपर ले आता हूं। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 टाइम्स y प्लस में आपके पास y²/2, और यहां से लिमिट आ जाएगी 4 से -2 के बीच की, 4 से -2 के बीच की। उसके बाद माइनस में यहां से हमारे पास माइनस में आपके पास y²/2 इंटू में आपके पास dx है, यानी कि बन जाएगा y³ / 2 पहले से था तो y³ 2 3 + 6 हो जाएगा, इंटू में आपके पास यहां से हमारे पास 4 और -2, 4 से लेकर के -2। चलो क्लियर? तो यहां से आपको वैल्यू रखने पर कितना निकल करके आ रहा है, 4 रखा, 4 4 = 16, फिर यहां से रखा 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कि आपके पास 8 बना, 16 + 8 बना, माइनस में 4 2 = 8, माइनस में आपके पास 8 बन गया, और यहां से प्लस में आपके पास -2 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास बना 4, -2 का स्क्वायर 4/2 यानी कि 2 बचा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज,
इसके बाद माइनस में यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/6 हो गया, ये बन गया 4 क्यूब, यानी कि आपके पास 64। ठीक है, माइनस में 2 क्यूब, माइनस का 2 क्यूब कितना बना, -8, तो ये माइनस से यहाँ पर +8 बन गया। ठीक है, तो इधर से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 4 20 24 24, -8 + 2, यहाँ से बना माइनस में 6, -6 + 6, ये प्लस का 6 बन गया। और इधर से 64 प्लस में 8 कर दोगे तो आपके पास 64 6 70 72, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस में 72/6। कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ये बन गया आपके पास 30, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3, है ना, 6 1 6 और 6 2 12, 30 में से 12 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 में से 10 और 2 18, 18 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बनेगा। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, 18 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बनेगा। चलिए, अगर किसी को उसमें कोई डाउट है तो पूछ भी सकता है। ठीक है, मतलब ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच है ना। अगर मैं स्प्लिट करके भी करता हूं तो थोड़ा सा आपको लिए डिफिकल्टी होगा, है ना। ये सबसे इजीएस्ट अप्रोच है कि आप राइट से लेफ्ट के कर्व को सेपरेट करके निकाल सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हम परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपना सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज्यादा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर काइंड के मिलेंगे भी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी क्वेश्चंस करवाए, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे भी गए, तो आप लोग जाइए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस और भी अपने आप से सॉल्व करिए। खुद क्वेश्चंस और सॉल्व करोगे तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा हम नहीं खींचने वाले। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस देखोगे, सॉल्व करोगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप लोग इसके क्वेश्चन अब आगे के जो भी हैं इनको खुद से लगाइएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको सिंपल सजेशन करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एक ले लीजिए, उसमें भी जो भी क्वेश्चंस हैं, वैसे काफी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा दिए, तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। आपके कॉन्सेप्ट और जब ज्यादा कह सकते हैं कि आप और प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।